हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही लंबे समय के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार आप सभी विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं बच्चों, और आपके 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम है, यानी कि इसी वर्ष आप लोगों के बेटा बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी से आपके प्रारंभ हैं। उसकी तैयारी के लिए हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जिससे आप अगर तैयार कर लेते हैं बेटा, अभी से लेकर जितनी भी वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल पर डाली जाएं, अगर आप सभी वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं बेटा आपकी परसेंटेज 90 प्लस से ऊपर आ जाएगी। फिलहाल तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं विषय विज्ञान का पेपर सेट 1। तो ये पेपर सेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रत्येक विषय के 7 पेपर सेट कराने जा रहा हूँ। यदि आपने उन सभी पेपर सेटों को बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा, कैसे बहुत ही अच्छे तरह से अगर तैयार कर लिए, तो आप यकीन मानना आपकी परसेंटेज 90 से ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ लगातार यूट्यूब चैनल पर बने रहना है, और जो मैं डालूं बेटा उन्हें अच्छे से तैयार करना है। और हाँ, एक बात याद रखना, रातों को जागकर आपने पढ़ने के शौक पाले हैं, एग्ज़ाम से कह देना औकात में रहें, क्योंकि आप मनोज कोचिंग सेंटर वाले हैं। बेटा प्रत्येक वर्ष अपनी कोचिंग का रिजल्ट सबसे हाईएस्ट रहता है मेरे प्यारे बच्चों, और इस बार भी रिजल्ट हाईएस्ट लाने का वादा आपसे है। सबसे हाईएस्ट आपका रिजल्ट होने वाला है, बस साथ बनाए रखना। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूरे पेपर का पोस्टमार्टम, और विज्ञान भी कहेगी कि किन बच्चों के सामने हम आ गए। पूरी विज्ञान को आपको धुआं धुआं कर देना है कक्षा 10 की। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आपका पहला प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि एक प्रकार का मॉडल पेपर है, पेपर सेट है, तो इसीलिए इसमें उतने सभी प्रश्न होंगे जितने कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपको पता है 20 बहुविकल्पी आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भी प्रश्न इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन जो विशेष बात है बच्चों, जो विशेष बात है वो ये है कि बहुविकल्पी हो या पेपर के अंदर जितने भी बेटा आपके न्यूमेरिकल प्रश्न हैं, वो मैंने वीडियो के अंत में समझाए हैं, इसीलिए उन प्रश्नों को मैं अभी छोड़ता चलूँगा। ठीक है बच्चों, आंसर आपको अवश्य बता दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बेटा देखते हैं प्रथम प्रश्न। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 4 बेटा ऑप्शन दे रखे हैं, 5 सेमी, 10 सेमी, 20 सेमी और 40 सेमी। आप सबको बहुत अच्छे से पता है मेरे प्यारे बच्चों कि फोकस दूरी जितनी होती है, वक्रता त्रिज्या उसकी डबल होती है, यानी कि 2 गुनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो बेटा वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। श्वेत प्रकाश के किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। श्वेत प्रकाश के किस रंग का प्रिज्म द्वारा, बेटा ध्यान रखना, ये प्रिज्म द्वारा विचलन और न्यूनतम पूछा गया है। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है बेटा, न्यूनतम पूछा गया है। ऑप्शन ए है हरा, बी है बेटा बैंगनी, जामुनी और पीला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पीला हो जाएगा। कैसा होगा बेटा, न्यूनतम पीले कलर का होगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप कॉपी में अच्छे से नोट करके याद करते चलना। चलिए बेटा देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है, एक उत्तल लेंस के सामने एफ तथा 2F के बीच एक वस्तु रखी है। बेटा एक फोकस दूरी F है, यह उत्तल लेंस के सामने F और 2F के बीच में एक वस्तु रखी है। अगले क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है बेटा वास्तविक वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बी है बेटा सीधा वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर सी है उल्टा वस्तु के समान आकार का, ऑप्शन नंबर डी है आभासी वस्तु से बड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक वस्तु से बड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए चौथा प्रश्न समझते हैं।
चौथा प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बेटा जो आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश होता है उसकी मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा, पुतली के द्वारा या कॉर्निया के द्वारा। तो बच्चों इसका जवाब आप सब बताएं जल्दी से। तो इसका सही जवाब है बेटा पुतली। किसके द्वारा होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये नियंत्रित होती है आपके ऑप्शन नंबर सी, पुतली के द्वारा। तो चौथे का क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 5वां प्रश्न है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है। प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश कितना होगा? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 0.25 कूलाम, ऑप्शन बी है 0.4 कूलाम, अगला है बेटा 4 कूलाम या 64 कूलाम। तो मेरे प्यारे बच्चों यही वो न्यूमेरिकल हैं जिनको मैंने वीडियो के लास्ट में बहुत अच्छे से समझाया है। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो यकीन मानना पूरा की पूरा आपको समझ में आने वाला है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बता देता हूँ, बाकी जो है आप लास्ट तक देखेंगे तो इसका मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी 4 कूलाम होने वाला है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6, एक तार का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन 3 तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो इनका अनुपात R अपॉन R डैश क्या होगा? ऑप्शन है बेटा ए 9, बी है 3, सी है 3 और डी भी है मेरे प्यारे बच्चों 9। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट? तो इसका सही जवाब बेटा आपका जो होने वाला है बच्चों, वैसे तो इसमें कई जो हैं वो रिपीट कर दिए गए हैं बच्चों, जैसे ऑप्शन आप देख रहे हैं ए वाला और जो है आपका बेटा डी वाला भी रिपीट हो गया है और बी और सी वाला भी सेम हो गए हैं। लेकिन फिर भी बेटा इसका सही जवाब जो है इसमें अवेलेबल है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा 6 का डी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी 9। इसका सही जवाब क्या आएगा बेटा? 9 आने वाला है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले देखते हैं। एक बात बेटा और ध्यान रखेंगे कि इसमें इसका आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 9 आने वाला है, 9 आने वाला है बच्चों। तो इस हिसाब से आप इसमें ऑप्शन नंबर ए भी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी भी। फिलहाल ये ऑप्शन जो है ना बेटा थोड़े से मिस्टेक हो गए हैं। ये पहले वाला जो 9 है ये 9 नहीं बेटा 1/9 है, और ये बी वाला जो 3 नहीं है वो 1/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको मैंने आंसर बता दिया कितने आने वाला है बेटा, 9 आने वाला है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। 7वें नंबर का प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट कि धारावाही प्रणालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। धारावाही प्रणालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती है, कैसी होती हैं बेटा? नंबर 1 है वृत्ताकार, बी है बेटा अनियमित, सी है प्रणालिका के अक्ष के समांतर और ऑप्शन नंबर डी है बेटा प्रणालिका के अक्ष के लंबवत। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है इसका जवाब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है और आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसका जवाब देने में सक्षम भी हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, और बेटा आप जितनी जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आप सबका नाम भी लिया जाएगा और सबका आंसर मैं देखना भी चाहूँगा कि मैंने कितना पढ़ाया है और आपको कितना आता है या आपकी कितनी तैयारी है। बेटा कमेंट सेक्शन में बहुत जल्दी इसका आंसर भर दीजिए, और जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रणालिका के अक्ष के समांतर। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, और हाँ मुझे पूरी उम्मीद है 8वें प्रश्न का जवाब आप बहुत जल्दी से कमेंट में भर देंगे और बिल्कुल सही जवाब देना बच्चों। प्रश्न है अम्ल वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है बेटा 5.6 से अधिक, 5.6 से कम, 7.0 या इनमें से कोई नहीं। बेटा बहुत जल्दी से आंसर दीजिए इसका, बहुत जल्दी से आंसर मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बहुत बार बेटा आपको पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जल्दी से आंसर आप इसका बताएं। बिल्कुल सही बेटा, सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7.0 या केवल 7 हो तो वो भी ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है बेटा, अभिक्रिया है एक ZnS प्लस CuOS, एरो का साइन है फिर बेटा CuS प्लस ZnOS में
क्या होता है बेटा? तो ऑप्शन ए है जिंक अपचयित होता है, बी है बेटा CuO अपचयित होता है, कॉपर अपचयित होता है, या ZnO अपचयित होता है। बेटा बहुत जल्दी से इसमें आप निशान लगा दीजिए और कमेंट्स में भर दीजिए इसका आंसर कि कौन सा जवाब इसका सही होने वाला है। बहुत जल्दी से टाइप करना है बेटा आपको, बिल्कुल भी देर नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता रहे हैं बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, CuO अपचयित होता है। बेटा इसी प्रकार से आप जवाब देते रहिए, इससे मुझे आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन ए है मेरे प्यारे बच्चों 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 6। जल्दी से बता दो बेटा, इसका तो जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लगातार दे देना है, क्योंकि इतना सिंपल प्रश्न मज़ा ही आ जाएगा बेटा ये तो। चलिए सही जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे, क्योंकि आप लोग मेहनती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा 4। आपको मैंने कितनी बार बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन संख्या 11 है, धावन सोडा है। क्या है? जल्दी से जवाब देना बेटा। देखो हर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है अम्लीय लवण, बी है बेटा क्षारीय लवण, सी है उदासीन लवण और डी है बेटा लवण नहीं, यानी लवण ही नहीं है। बताओ 11वें का सही जवाब क्या होने वाला है बच्चों? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा धावन सोडा है एक क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण कह लो या फिर क्षारीय लवण कह लो बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है। कौन उत्पन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है O2, ऑप्शन नंबर बी है H2, ऑप्शन नंबर सी है N2 और ऑप्शन नंबर डी है CO2। बच्चों बहुत जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं, क्योंकि ये प्रश्न मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। सही बता रहे हैं बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर H2। आप लोग क्या काम करेंगे बेटा, केवल ABC ही लिख दिया करो, नंबर लिख दिया करो कि बार में का V बार में का C जो भी है उससे ही मैं समझ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है बेटा। 13वां प्रश्न समझते हैं। अभिक्रिया HCl जलीय प्लस NaOH जलीय, एरो का साइन है बेटा, फिर NaCl जलीय प्लस H2O द्रव है। तो बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है बेटा अपघटन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। बताओ बेटा इसका बहुत जल्दी से जवाब दो इसका। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोगों ने आज बेटा बिल्कुल भी मेहनत सफल कर दी मेरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्रिया है बेटा उदासीनीकरण। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? उदासीनीकरण ये अभिक्रिया है। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा एक विषमपोषी जीव है? ऑप्शन ए है फफूंदी, बी है बेटा हरी घास, सी है आम का पेड़ और डी है बेटा केले का पेड़। तो विषमपोषी जीव तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए हैं। बताओ बेटा इसका जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा इसका। ठीक है बेटा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फफूंदी, क्योंकि बेटा आपका EVS का भी कुछ पोर्शन है आपकी साइंस में लास्ट में, तो उससे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो 14वें का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए फफूंदी। चलिए बेटा 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है वन, बी है, सॉरी बेटा ये थोड़ा उल्टा हो गया है ऑप्शन, ठीक है टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। बी वाला यहाँ पर दे रखा है नदी, सी दे रखा है बगीचा और डी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों मरुस्थल। अब मैंने कृत्रिम पारितंत्र आपको क्या बताया था? बताओ बच्चों, कृत्रिम पारितंत्र मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था जो मानव द्वारा निर्मित होता है पारितंत्र या मानव जिसे बना सकता है वही तो होता है कृत्रिम पारितंत्र, जिसे मैंने आपको फुलवारी लगाना वगैरह भी बताया था, है ना। कृषि भी इसी के अंतर्गत आती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बगीचा। बगीचा भी तो बना लेते हैं अपने छोटा सा। तो पारितंत्र वो कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। तो बेटा जो मनुष्य बनाता है उसी को तो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज़? कृत्रिम। अब मुझे बताओ वन क्या मनुष्य बनाएगा बेटा? वो तो स्वयं होते हैं। नदी क्या मनुष्य बनाएगा? मरुस्थल क्या मनुष्य बनाएगा? तो बेटा कौन मनुष्य बनाता है? वही कृत्रिम होते हैं, बगीचा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए 16वें प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 16वां प्रश्न है, फुफ्फुसीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। फुफ्फुसीय कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए है स्टोमेटा में, स्टोमाटा में,
और ऑप्शन बी है यकृत में, सी है बेटा गुर्दे में और डी है फेफड़े में। बताओ बेटा फुफ्फुसीय कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो फुफ्फुसीय कोशिकाएं पाई जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों फेफड़े में। किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फेफड़े में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS किस गैस का अवक्षय करती है? ऑप्शन ए है बेटा ऑक्सीजन, बी है ओजोन, सी है नाइट्रोजन और डी है मेरे प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? ओजोन का। किसका करती है बेटा? ओजोन का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18वां प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित है? बताइए बेटा। ऑप्शन नंबर 1 है प्लेनेरिया कायिक प्रवर्धन से, स्पायरोगायरा खंडन से, गन्ना है बेटा विखंडन से और अमीबा है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन से। बताओ बच्चों, आप लोगों को ये भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। बताओ कौन किससे संबंधित है? बताओ बेटा। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। 18वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्पाइरोगायरा खंडन से। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान अपघटित होने वाली घटनाएं कौन सी हैं? तो बेटा ऑप्शन पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विपाटन। सी है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन और डी है मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी। तो इसका जवाब तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है। बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। ये सभी क्रियाएं बेटा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं। चलिए बच्चों बहुविकल्पीय का अंतिम प्रश्न हम समझते हैं, जो कि 20 प्रश्न आते हैं हमारे बेटा पेपर में, क्योंकि OMR सीट पर 20 का जवाब देना होता है। तो 20वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करना, बी है बेटा रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करना और सी है बेटा रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी है रक्त में लवणों के स्तर को नियंत्रित करना। तो इसका जवाब तो आप सबके पास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बेटा इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है। रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करना होता है बेटा? नियंत्रण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। तो आप ये समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपके जो पेपर में 20 आने वाले हैं, जो मैं पेपर सेट करा रहा हूँ उसमें जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपने 20 कर लिए हैं और इन 20 में से किसी के भी एक भी गलत नहीं जाए बच्चों, 20 में से 20 आपके सही जाएं। तो ये थे आपके MCQ बेटा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं जो लिखने के लिए बेटा क्वेश्चन आते हैं उसकी तरफ। तो ध्यान से समझेंगे बेटा एक एक प्रश्न। देखें सबसे पहला प्रश्न बेटा, और इतने सिंपल इसके जवाब दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जिसको पढ़कर आपको तुरंत ये याद भी हो जाएंगे और याद करना भी है। पूरा पेपर बेटा तैयार होना चाहिए, ठीक है, और इन्हें नोट भी कर लेना। देखिए बच्चों पहला प्रश्न समझते हैं कि मोटर कारों के पश्च यानी कि पिछले मोटर कारों के पश्च दृश्य यानी देखने के दर्पण के रूप में प्रायः किस प्रकार का दर्पण उपयुक्त होता है या बेटा प्रयुक्त होता है? इसका कारण भी बताइए। कह रहे हैं मोटर कारों में जो पीछे देखने के लिए दर्पण का हम प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार का होता है, इसका कारण भी क्या है? तो बताइए बेटा, एक एक हेडिंग करके मैं आपको बताऊंगा। तो आंसर क्या है बच्चों? मोटर कारों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो बताओ बेटा जो गाड़ियां होती हैं उनमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब इसमें पूछा था बेटा कारण की, कारण भी बताइए। तो देखो हमने कितना छोटा आंसर भी दिया है और कारण सब हेडिंग अलग अलग डाल के बताए हैं। तो कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों इसका, कि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है बच्चों? सीधा, और वस्तुओं से छोटा होता है। प्रतिबिंब बनाकर यह दर्पण में ज़्यादा ट्रैफिक दिखाने में भी मदद करता है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक होता है बेटा तो उसे भी बहुत आराम से छोटा प्रतिबिंब बनाकर, और बिल्कुल प्रतिबिंब कैसा बनाता है बेटा? सीधा बनाता है। तो पूरा ट्रैफिक दिखाने में हमारी मदद करता है। बताओ बच्चों ये अच्छे से समझ में आया बेटा? ये समझ में आया नहीं आया? अगर ये आ गया हो तो इसे नोट भी कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है? आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? और बच्चों वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करते रहो। लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। कह रहे हैं आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मनुष्य के स्वस्थ आंख के लिए, स्वस्थ आंख तो आप सभी समझते हैं बेटा, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो क्या पूछा है बेटा? सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है कि आंख की समंजन क्षमता क्या है। तो हम इसके उत्तर में सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों? आंख की समंजन क्षमता। अब समझ लेते हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है बेटा। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। देखो बेटा कितना इजी डेफिनेशन है। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। इसकी मदद से आंख पास और दूर दोनों वस्तुओं को रेटिना पर स्पष्ट रूप से देख पाती है। देखो बेटा कितना अच्छा है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी, तो हमने हेडिंग डाला है बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और जो एडिशनल पॉइंट होंगे बेटा और समझाने के मैं वो भी बताता चलूंगा। तो कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक स्वस्थ मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। मेरे प्यारे बच्चों कितने सेंटीमीटर होती है? 25 सेमी होती है। और एक चीज बहुत अच्छी सी बात ये भी याद रखना, निकट बिंदु पूछा जाए तो आप लगाएंगे बेटा 25 सेंटीमीटर, और अगर दूर बिंदु पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे देखें, अगर दूर बिंदु पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे अनंत। ये बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है मेरे प्यारे बच्चों। निकट बिंदु पूछे 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या लगाएंगे? अनंत। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डी फॉर डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक न्यूमेरिकल है और इसे मैंने वीडियो के अंत में समझाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 प्रभाव बताइए। बेटा वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 प्रभाव पूछे गए हैं, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हेडिंग डालेंगे, ये ध्यान से समझेंगे बेटा। क्या है कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। अब इसमें पहला हेडिंग क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? हेडिंग डाल के करना आप ये, आकाश का नीला दिखाई देना। तो हम लिखेंगे जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है। बेटा ये सूर्य होता है, उसका प्रकाश कहाँ से गुजरेगा? वायुमंडल से गुजरता है। तो हवा के महीन कण नीले कण के प्रकाश, ध्यान से देखें बेटा, तो हवा के महीन कण नीले रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। सबसे ज्यादा बेटा कौन बिखर जाता है? नीले कलर का, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है बेटा? कम होती है, इसलिए बिखर जाता है। यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और ये नीला बिखरा हुआ हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से ये आंसरों को लिखा गया है, आप इन्हें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कल जब तक बेटा नेक्स्ट वीडियो आए ना, तब तक आप इसे तैयार कर लेना अगर आपको टॉपर बनना है तब। चलिए बेटा अब हम समझते हैं दूसरा वाला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। तो 2 पूछे ना प्रकीर्णन के, तो बेटा दूसरा हेडिंग हम डालेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो देखो बेटा कह रहा है क्षितिज के पास सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान नीला और कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश प्रकीर्णित होकर हट जाता है। जब बेटा वायुमंडल में प्रकाश आता है सूर्य से तो नीले वगैरह ये सब हट जाते हैं क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, सब बिखर जाते हैं और केवल अधिक तरंगदैर्घ्य वाला लाल प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। बाकी सब कलर बेटा बिखर जाते हैं, तो हमारी आंखों तक जिसका अधिक तरंगदैर्घ्य है वो कौन है बेटा? लाल। तो लाल ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? ठीक, बहुत अच्छी बेटा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है बेटा 5वां, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं विद्युत स्त्री की कुंडलित शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है? 2 कारण बताइए। बेटा जितना क्वेश्चन है हम उतना ही आंसर देंगे, ये बात याद रखना। विद्युत स्त्री की कुंडली
शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु से क्यों बनाई जाती है? 2 कारण बताओ। आंसर देखते हैं बेटा उत्तर इसका। विद्युत स्त्री की कुंडली मिश्र धातु जैसे नाइक्रोन की बनाने के 2 मुख्य कारण हैं। 2 कारण पूछे ना तो 2 कारण हैं। कौन से बेटा? ये है पहला, उसमें हेडिंग डालेंगे उच्च प्रतिरोधकता। ये पहला है बेटा, क्या है? देखो, उच्च प्रतिरोधकता। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध शुद्ध धातुओं से अधिक होता है। मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो शुद्ध धातुओं से अधिक होता है, जिससे वे बिजली प्रवाहित होने पर अधिक ऊष्मा पैदा करती हैं। तो ये तो था मेरे प्यारे बच्चों पहला पॉइंट। क्या था? पहला कि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध होता है बेटा, वो शुद्ध धातुओं से अधिक होता है, जिससे वे बिजली प्रवाहित होने पर क्या करती है बेटा? अत्यधिक ऊष्मा देती हैं। इसीलिए तो विद्युत स्त्री बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और अगला बेटा हेडिंग जो है आपका, वो हैगा मेरे प्यारे बच्चों दहन ऑक्सीकरण का विरोध। ये है बेटा 2, क्योंकि हमसे 2 ही तो पूछे थे। ये है पॉइंट नंबर दूसरा। कह रहे हैं उच्च तापमान पर गर्म होने के बाद भी मिश्र धातुएं जल्दी जलती नहीं हैं और ना ही आसानी से ये पिघलती हैं। बेटा ना तो ये अगर गर्म ज़्यादा भी हो जाती हैं तो ना ये जल्दी जलती हैं मिश्र धातुएं, और ना आसानी से पिघलती हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जो होता क्या है, जो स्त्री का होता है, विद्युत स्त्री का होता है, वो मिश्र धातु शुद्ध धातु की बजाय बेटा किससे बनाया जाता है? मिश्र धातु से बनाया जाता है। आई होप समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं बेटा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, और ये है एक आंकिक प्रश्न, अर्थात बेटा ये न्यूमेरिकल। ये मैंने वीडियो के लास्ट में समझाया, तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे हैं किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली विद्युत धारा दूनी कर दी जाती है। किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली विद्युत धारा कैसे कर दी जाती है बेटा? दुगनी कर दी जाती है, दूनी कर दी जाती है। इससे उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर। कह रहे हैं जब किसी हीटर में प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा 4 गुनी हो जाती है। बेटा अगर विद्युत धारा को दुगना कर देंगे तो उसमें जो ऊष्मा होगी वो बेटा वो कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा 8वां क्वेश्चन समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय बताइए। क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय बताइए। बल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके 2 उपाय आपको लिखना है। आंसर समझते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के प्रमुख 2 उपाय निम्नलिखित हैं। बेटा 2 उपाय निम्नलिखित हैं। अब इसमें जब 2 पूछे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हम 2 ही बताएंगे। वीडियो को बेटा लाइक करते रहो और कमेंट्स करके बताते रहो कुछ पल्ले पड़ रहा है, यानी कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। वैसे तो बेटा मैंने इतने अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ और इतने शॉर्ट आंसर दिए हैं कि आपको एक ही बार में ये आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए बच्चों, जब 2 उपाय पूछे तो हम 2 ही बताएंगे। ये हेडिंग डाल के करना बेटा। पहला हेडिंग क्या है आपका? कि विद्युत धारा का मान बढ़ाकर। चलिए इसमें क्या कह रहे हैं? चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को बढ़ाने से उस पर लगने वाला चुंबकीय बल भी बढ़ जाता है बेटा। एक तो ये हो गया। दूसरा हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। देखो बच्चों, कह रहे हैं यदि हम अधिक शक्तिशाली चुंबक का उपयोग करें तो भी चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाया जा सकता है। अब मुझे पूरी उम्मीद है ये इतने सिंपल पॉइंट है आपको बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन कल जब आप कोचिंग आओ तो बेटा ये कंप्लीट तैयार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए अच्छे से देखना और अच्छे से याद करना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। देखें बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। घरेलू वैद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के 2 कारण बताइए। कि घर में जो बेटा वैद्युत परिपथ होते हैं, सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उन्हें हम समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, इसके कारण बताने थे आपको। चलो बेटा समझते हैं इसका उत्तर। कह रहे हैं घरेलू परिपथ में उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के 2 संक्षिप्त कारण हैं। कि बेटा 2 कारण हैं जिसके वजह से हम घरेलू परिपथ जो है बेटा वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब इसे भी बेटा आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये रहा आपका पॉइंट 1 और ये रहा आपका पॉइंट 2। तो हेडिंग सभी में डालेंगे, इससे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला क्या हेडिंग है बेटा? स्वतंत्र नियंत्रण। हर उपकरण का अपना अलग स्विच होता है। बेटा हर उपकरण का अपना अलग क्या होता है? एक स्विच होता है। बात सही है बिल्कुल। एक उपकरण बंद होने पर बाकी चलते रहते हैं।
अलग इसलिए ही जोड़ा जाता है बेटा कि अगर हम एक उपकरण बंद कर देंगे तो दूसरा आसानी से चलता रहे। और दूसरा क्या होता है बेटा कारण? समान वोल्टेज। क्या होता है? देखिए, सभी उपकरणों को बराबर वोल्टेज मिलता है। ये तो बेटा ऐसा ही लिख दिया है, ठीक है, इससे परेशान ना हो। जिससे वे अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। सभी उपकरणों को बराबर वोल्टेज मिलता है जिससे वे अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यही कारण था कि हम किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में बेटा? समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नोट करते चलें। चलिए नेक्स्ट समझते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। धारावाही परिनालिका क्या है? 3 उपाय बताइए जिससे धारावाही परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। बेटा धारावाही परिनालिका क्या है? 3 उपाय बताइए जिससे धारावाही परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को क्या किया जा सकता है बेटा? बढ़ाया जा सकता है। तो हमसे पूछा गया है सबसे पहले धारावाही परिनालिका क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, धारावाही परिनालिका। क्या डालेंगे बच्चों? धारावाही परिनालिका। देखें, हेडिंग डाल के ही बेटा सभी प्रश्नों का जवाब देना है। ये बात बहुत अच्छे से समझते रहना। चलिए, जब किसी कुचालक, जिसमें उसमें या धारा नहीं बहती हो, जब किसी कुचालक बेलनाकार पाइप पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को पास पास लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसे धारावाही परिनालिका कहते हैं। बेटा इतना सिंपल लैंग्वेज में और इतना छोटा लिखवाया है जिससे आपको याद करने में 1% परेशानी नहीं होने वाली है। क्या है बेटा? जब किसी बेलनाकार पाइप पर, बेटा बेलनाकार जो पाइप होता है इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, उस पर क्या लपेटते हैं? तांबे के तारों की इस प्रकार कुंडली लपेट देते हैं, जिससे क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इससे क्या होता है बेटा? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे धारावाही परिनालिका कहते हैं। अगले देखते हैं, जब इसमें बिजली बहती है तो यह एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। जब बेटा इसमें बिजली बहेगी तो ये किसकी तरह? चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। इसका एक सिरा, अब जब बेटा चुंबक की तरह होगा तो एक सिरा क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव, और दूसरा सिरा क्या हो जाएगा बेटा? दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि चुंबक भी मैंने आपको मैग्नेट जो है वो बहुत अच्छे से आपको समझा रखी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर समाप्त नहीं हुआ था, अभी और भी है। देखो, चुंबकीय शक्ति बढ़ाने के 3 उपाय, उसमें ये भी तो पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इसके शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके 3 उपाय बताइए। इसीलिए बेटा शक्ति बढ़ाने के उपाय भी आप समझ लें अच्छी तरह से। तो इसीलिए हेडिंग क्या डाला है बेटा? चुंबकीय शक्ति बढ़ाने के 3 उपाय। तो सबसे पहले आप समझेंगे, एक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। अब 3 पूछे ना बेटा, तो तीनों देंगे। ये रहा आपका पहला, ये रहा आपका दूसरा, और मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो आप चाहें तो इस प्रकार से नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और हेडिंग जरूर डालना है। पहला क्या है बेटा? विद्युत धारा का मान बढ़ाकर। समझो, कह रहे हैं परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जितनी अधिक होगी उसका चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही शक्तिशाली होगा। तो बेटा विद्युत धारा जितनी अधिक होगी तो उसी हिसाब से बेटा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, फेरों की संख्या बढ़ा दो। देखें, इकाई लंबाई में तांबे के तारों के फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, बेटा जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, नहीं बताया था परिनालिका में? परिनालिका इस प्रकार से होती है, ऐसे फेरों की संख्या होती है। तो ये कह रहे हैं फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी या ज़्यादा होगी, चुंबकीय शक्ति भी उतनी ही अधिक होने वाली है। चलिए बेटा तीसरा समझते हैं। तीसरा पॉइंट है नर्म लोहे की क्रोट का उपयोग करके। देखो बच्चों ध्यान से, तो क्या कह रही है? यदि परिनालिका के खाली स्थान में नर्म लोहे की छड़ रख दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। क्या बेटा? अगर नर्म लोहे की छड़ रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र कई गुना जाके हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये था इसका बेटा आंसर। इस क्वेश्चन का आप ढंग से इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन संख्या 11। धातु तथा अधातुओं के 2 गुणों को लिखिए। ज़्यादा नहीं पूछे गए बेटा, मात्र 2 गुणों को लिखिए। तो देखो हमने कितना अच्छा, आप चाहें तो इसे टेबल बना के भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मेरे प्यारे बच्चों क्या हेडिंग डाला है? धातु और अधातु के 2 गुण निम्नलिखित हैं। धातु और अधातु के 2 गुण निम्नलिखित हैं। अब पहला हेडिंग पहले हमने धातु डाल दिया, धातु के ही विषय में हम बता देते हैं पहले।
देखो धातु में हमने 2 पॉइंट लिखे मेरे प्यारे बच्चों, एक ये और ये 2। तो पहला क्या है बेटा, चालकता। क्या बताए, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे तांबा और लोहा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सुचालकता हो गया नहीं हो गया, क्योंकि धातुओं में ऊष्मा और विद्युत दोनों प्रवाहित की जा सकते हैं और दोनों बह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और धातु के अंतर्गत बेटा देखो तांबा लोहा जैसा आ जाता है। दूसरा हेडिंग हमने बेटा डाला है तन्यता। अब क्या है धातुओं का दूसरा गुण, कह रहे इन्हें खींचकर पतले तार में बनाए जा सकते हैं। आपने देखा नहीं बेटा, बाजार वगैरह लोहे का कुछ लेके जाते हैं तो उससे खुरपी हंसिया एनीथिंग वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें ताना जा सकता है। ये क्या है बेटा, धातु के गुण। अब हम समझ लेते हैं अधातु के दो क्या है। तो पहले हमने हेडिंग डाल दी बेटा अधातु के। अब धातु में हमने पहला हेडिंग क्या डाला बेटा, कुचालकता, ठीक है। और ये दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, तो कुचालकता में क्या लिखेंगे, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब इनमें ना तो बेटा ऊष्मा प्रवाहित की जा सकती है, उत्पन्न होती है, और ना ही विद्युत, है ना। ये ऊष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं बेटा, कुचालक होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट बेटा अपवाद है, ये बात हमेशा याद रखना। अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा हेडिंग क्या डाला है, भंगुरता। तो ये कह रहे हैं ठोस धातुएं पीटने पर चूरे में टूट जाती हैं, बिल्कुल महीन हो जाती हैं। जैसा बेटा आपने देखा है कोयला है, सल्फर है, ये बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, पिस जाते हैं, पाउडर बन जाता है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो ये थे धातु और अधातु के मेरे प्यारे बच्चों 2 गुण, और 2 अंतर आ जाए तब भी आपको यही लिखना है बेटा, अगर अंतर आ जाए तब भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन संख्या 12 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाइए। सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाइए। तो देखो बेटा, अब सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, ध्यान से समझें। सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के 2 संक्षिप्त चरण। तो उसमें से पहला हेडिंग हम डालेंगे बेटा निस्तापन। याद रखें, अगर केवल ऐसा आए तब भी आप, केवल निस्तापन आए तब भी आप ये लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति, ध्यान रखें अनुपस्थिति, या सीमित वायु में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। समीकरण आपको बहुत अच्छे से बेटा समझ में आती होगी, देख सकते हैं। एक ZnCO3 है, जब इसे हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे बेटा, तो ये क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2। आप समझ सकते हैं, एक Zn बेटा इधर था, एक Zn इधर है, एक C बेटा इधर है, तो एक C इधर है। अब यहाँ पर O कितने मेरे प्यारे बच्चों, 3, तो एक ये है, 2 ये, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस है। चलिए बेटा दूसरा हेडिंग डालेंगे हम रिडक्शन, यानी कि अपचयन। देखो ध्यान से, प्राप्त धातु ऑक्साइड को कार्बन या कोक के साथ गर्म किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है और अशुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो इसकी भी समीकरण बेटा ध्यान से समझेंगे। क्या दे रखा है, ZnO प्लस का C। तो एक Zn था, तो बेटा इधर भी एक Zn है, और ये C जो है O के साथ जाके क्या बना लेगा बेटा, CO। इसका मतलब ये भी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, और इसे अच्छे से बेटा आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। क्या करना है बच्चों, याद करना है। चलिए बेटा अगले समझते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 13वें नंबर का, समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। समजातीय, कई बार बेटा मैंने आपको क्लास में भी इसका जिक्र किया है, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समजाति का मतलब क्या होता है, समान जाति, यानी कि समजाति। तो जिसकी जाति समान हो वो समजाति, ठीक है। चलिए समझते हैं। कह रहे हैं समजातीय श्रेणी ऐसे कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है बेटा, यानी कि ग्रुप होता है, जिनका सामान्य रासायनिक सूत्र और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, तथा वे एक निश्चित CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड इकाई के बढ़ने से एक दूसरे के भिन्न होते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं बेटा, अल्कोहल के साथ जाती है या समजातीय श्रेणी समझ लो। जैसे आप समझते हो, जैसे बेटा ये मिथेनॉल है CH3OH, ये है एथेनॉल मेरे प्यारे बच्चों, C2H5OH प्रोपेनॉल हो गया, और ब्यूटेनॉल। अब कैसे पहचानेंगे कि ये समझाती है, तो माय डियर स्टूडेंट लास्ट में देखो, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, और इसमें भी OH है। तो ये OH से ही तो हम समझे कि ऑल वाला है, यानी अल्कोहल का है। तो सभी के लास्ट में बेटा OH 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 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये श्रेणी कैसी मेरे प्यारे बच्चों, समझाता है। क्या है, समझाता है। अब दूसरा भी समझ लो, एल्डिहाइड की समझाती श्रेणी समझ लो। देखो लास्ट में क्या है बेटा, CHO,
मिथेनॉल का, फिर CHO किसका, एथेनॉल का, फिर देखो बेटा CHO प्रोपेनॉल का, फिर CHO ब्यूटेनॉल का। तो इनके सबके लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों पता क्या आ रहा है, CHO। इसका मतलब इन सभी की जातियां भी कैसी हैं बेटा, समान है, और समान होने के कारण जो है ये समझाती हैं। और वैसे अगर आप समझें तो जिसके फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह जो लास्ट में होते हैं बेटा, इसकी टेबल बनवाई थी नहीं बनवाई थी, अगर ये समान होते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो समझ लो वो कैसी है, समझाती है बेटा। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, समझाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ पहले, आ गया। चलिए बेटा अगला प्रश्न समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि IUPAC के मैंने बहुत प्रश्न आपको समझाए भी हैं। देखें बच्चों, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। क्या है बच्चों, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। अब आप समझ सकते हैं, देखो कितना अच्छा सा एक स्ट्रक्चर दे रखा है। तो मैंने आपको कई बार बेटा बताया भी है कि जब भी एक कोई साइड चेन हुआ करे, अब आप देख सकते हैं इसका IUPAC नाम क्या होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इतने को आप समझिए, ध्यान से समझेंगे, केवल इतने को आप समझिए ये चीज़ क्या है। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, CHO। क्या दे रखा है बच्चों, CHO। और मैंने आपको CHO में क्या बताया था लगाने के लिए, CHO। तो इसमें CHO में मैंने क्या बताया था, नल लगाने के लिए क्या बताया था, नल। अल आता है ना लास्ट में, हाँ, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आप इधर आ जाओ, अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग किधर से, क्योंकि यही तो दे रखा है कौन, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग करेंगे तो ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4। कार्बन की नंबरिंग ऊपर होती है, ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको यहाँ लिख दिया है, लेकिन नंबरिंग यहाँ होगी 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, साइड चेन को देखते हैं। तो बेटा तीसरे कार्बन पे कौन है, Cl, और तीसरे पे जब Cl होता है तो क्या लिखेंगे, Cl को क्लोरो। तो इसीलिए बेटा मैंने इसमें कहा है, देखो 3 क्लोरो, नीचे देखो नाम दे रखा है इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम, 3 क्लोरो हो गया। अब बताओ बेटा 4 हैं, तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हमने कर दिया 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब ये CHO लास्ट में क्या है, HO, आज का अल लगाते हैं, तो ब्यूटेन में जब अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। इसका मतलब इसका बेटा सही जवाब हो गया 3 क्लोरो ब्यूटेनल। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि IUPAC नाम आपको बहुत अच्छे से मैंने कराए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न की तरफ समझते हैं। और इतना जान पहचाना आपका प्रश्न आ गया है बेटा 15वां, कि जिसका आपको देखकर ही याद हो गया होगा, संचारण की परिभाषा, है ना बेटा। तो चलिए हेडिंग डालते हैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, संचारण की परिभाषा। आंसर समझते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण, अब आसपास के वातावरण में क्या होगा बेटा, वायु भी होती है, नमी भी होती है, और अम्ल भी होता है। जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण वायु, नमी, अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, संचारण करते हैं। क्योंकि जब वायु या नमी के संपर्क में कोई धातु आती है तो बेटा उस पर आप देखते हैं जंग लग जाती है, धीरे धीरे वो गल जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, संचारण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं, क्योंकि कोई परिभाषा लिख रहे हैं तो उदाहरण अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला हो जाएगा बेटा लोहे पर लाल भूले रंग की जंग लगना, जंग लग जाती है लोहे पर। दूसरा बेटा चांदी का काला पड़ना, आपने देखा होगा चांदी भी काली पड़ जाती है, ज्वेलरी वगैरह लेडीज लोग कहते हैं कि हमारी चांदी ठीक नहीं निकली, वो काली पड़ गई, तो इसी का उदाहरण है बेटा। तीसरा है तांबे पर हरी परत जमना, तांबे पर भी हरी परत जम जाती है। तो बेटा ये तीनों की तीनों उदाहरण किस चीज़ के मेरे प्यारे बच्चों, संचारण के हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है, उदाहरण भी आपको दे दिया, आपके नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे बेटा। समझ में आ रहा है, कमेंट्स बेटा करते रहो बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए अगले समझते हैं। देखिए बेटा 16वां प्रश्न को समझते हैं ध्यान से। कह रहे हैं एथिल अल्कोहल के किन्हीं तीन रासायनिक गुणों का एथिल अल्कोहल के किन्हीं तीन रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण दीजिए। रासायनिक गुण लिखने बेटा तीन, किसके, एथिल अल्कोहल के। तो चलिए समझते हैं बेटा। एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH फॉर्मूला आपको पता ही है, क्योंकि कार्बन दो है तो इसमें क्या लगेगा, एथ लगेगा, और OH एथॉल यानी एथेनॉल। तो तीन प्रमुख रासायनिक गुण के समीकरण नीचे दे रखे, तीन बेटा ध्यान रखना। पहला हेडिंग डाला हमने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया।
जब एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ बेटा? सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है बेटा? सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए रिएक्शन समझ लेते हैं बच्चों। देखें, सबसे पहले तो ये वो रहा जिसके हम पढ़ रहे हैं, किसके? एथिल अल्कोहल के। फिर हम रिएक्शन किससे कर रहे हैं बेटा इस बार? सोडियम से। तो ये रहा हमारा Na यानी सोडियम। तो बेटा देखो होगा क्या, ध्यान से समझेंगे। अब ये करने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले आप समझें, ये Na तो आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये H निकल के चला जाएगा बेटा लास्ट में। अब मुझे बताओ, इस पूरे फॉर्मूले के अगले बेटा 2 लगे, इसका मतलब ये सब 2 हैं। तो अगर मैं यहाँ से H इस वाले को हटाऊंगा और ये यहाँ लेके आऊँगा, तो इसके अगले जब 2 हैं तो ये H भी तो 2 था, तो यानी जब ये H हट गया तो यहाँ पर H2 आ गए, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बन गई। अब यहाँ पर N था, अब ये 2 हैं, अब इस N के अगले भी कितने बेटा? 2, तो ये Na यहाँ पर आ गया, तो Na के अगले भी तो 2 हो गए, नहीं हो गए? तो रिएक्शन तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और बेटा मैंने रिएक्शन बैलेंस करने की वीडियो बहुत ही पहले यूट्यूब पर डाल दी गई है बेटा, यूट्यूब पर आप उसे अच्छे से देख लें, बैलेंस करना आपको आ जाएगा। चलिए बेटा 3 पूछे थे, इसमें तो 1 है, 2 हम इधर पढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। दूसरा हेडिंग हमने डाला है बेटा निर्जलीकरण। क्या होता है? जब एथिल अल्कोहल को सांद्र यानी H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब जल का एक अणु निकल जाता है, इसे एथीन, जिससे एथीन बनती है। रिएक्शन को समझेंगे बेटा। देखो रिएक्शन यहाँ दे रखी है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हमने एथिल अल्कोहल लिया, क्योंकि उसी के तो रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं बेटा। कंसंट्रेट H2SO4 लिया, 443 केल्विन टेम्परेचर। अब करेगा क्या बेटा? इसमें कोई किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रहा है, आपस में ही बनना है, याद रखें। इतने टेम्परेचर इसकी उपस्थिति है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ की, ठीक है, इस चीज़ की उपस्थिति है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर बेटा 1, ये 2, कार्बन 2 हो गए। अब यहाँ देखो H5 और 1 6 हो गए, तो बेटा 2 2 4 और 2 6 हो गए, सही है। अब ये O देखो, यहाँ पर बेटा 1 है, तो ये देखो O है 1, तो इसका मतलब रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग हम समझते हैं, एस्टरीकरण। बहुत आता है बेटा पेपर में ये। एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मीठी गंध वाला एथिल एथेनोएट यानी कि एस्टर बनाता है। समझो बेटा ध्यान से, ये हमने ले लिया एथिल अल्कोहल जिसका हम पढ़ रहे हैं, और ये हमने ले लिया CH3COOH, क्या चीज़? एसिटिक एसिड, या हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना एस्टर। तो अब ये रिएक्शन बनेगी कैसे कि यहाँ से बेटा C2H5 और यहाँ पर समझे केवल ये जो H है ना बेटा, ये H निकल के इधर पहुँच रहा है, समझते रहना ध्यान से। और यहाँ से केवल C2H5, ये चीज़ C2H5 यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों H की जगह पर। तो ये क्या बन गया? CH3COO, और ये C2H5 ये वाला आ गया, तो ये देखो बन गया बेटा CH3COO C2H5। हो गया नहीं हो गया ये? अब ये जल कैसे बना? तो ये वाला H जो ये निकला था बेटा, एक H ये वाला, और ये चीज़ ये बचे बेटा OH और OH ये। तो बेटा जब एक H और OH जब मिलेंगे तो H बेटा कितने हो गए बताओ? एक H ये H2 बन गया, और ये वाला O बन गया। तो इसी प्रकार ये क्या बन गया बेटा? H2 बन गया, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं। अगला प्रश्न बेटा बहुत ही अच्छा है, प्रश्न है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। और मैंने इसे आपको कोचिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा के बेटा करवाया है, ठीक है। चलिए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की व्याख्या देखें। कार्बन अपनी अद्वितीय विशेषताओं के कारण लाखों की संख्या में यौगिक बनाता है। किसमें बेटा? लाखों की संख्या में, क्योंकि कार्बन की चेन चलती रहती है। सभी कार्बन की बैलेंसिंग को हम 4 करते रहेंगे, कार्बन की चलती रहेगी लगातार, ठीक है। इसकी इसी विशेषता को कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहा जाता है। कार्बन की लाखों की संख्या में चैन चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी ही नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? सर्वतोमुखी प्रकृति कहा जाता है। अब देखते हैं इसके 2 कारण हैं, ऐसा होता क्यों है। तो पहला हेडिंग डालेंगे हम श्रृंखलन। तो देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखलाएं, शाखाएं या रिंग, वलय का अर्थ होता है बेटा रिंग, बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। रिंग आपने देखी नहीं थी मैंने कितनी बनवाई थी बेटा, है ना। इस प्रकार से भी बन सकती है ना,
ऐसे करके। तो ये भी एक रिंग है। और बेंजीन में भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन ही होते हैं। तो ये रिंग बन सकती हैं। अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन कार्बन के बंध बहुत मजबूत और स्थिर होते हैं। आपको पता है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, बंध जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। तो एक तो ये कारण है कि इसकी श्रृंखलाएं लंबी चलती रहती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा हेडिंग है चतुसंयोजकता। देखो क्या कह रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये बात तो मैंने आपको बताया भी था और इसका ऑब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में मैंने आपको कराया भी है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसी कारण यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन जैसे विभिन्न तत्वों के साथ जुड़कर अनगिनत यौगिक बनाते हैं। संयोजकता कितनी होती है बेटा, एक कार्बन की 4 होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 4 होती है। इसी के कारण ये कई चीज़ों से मिलकर या जुड़कर नए नए क्या बना सकता है बेटा, यौगिक यानी कि कंपाउंड बनाता रहता है बेटा, यौगिक बनाता रहता है कार्बन नए नए चीज़ों से मिलकर। तो इसीलिए ये इसकी जो क्या होता है बेटा, सर्वतोमुखी इसकी प्रकृति होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा, इसे तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 18वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मिसेल तो आप अच्छे से जानते होंगे। 18वां प्रश्न है बच्चों, मिसेल के निर्माण के आधार पर साबुन के निर्मलीकरण क्रिया को समझाइए। देखें, साबुन के निर्मलीकरण की प्रक्रिया बहुत आती है मिसेल के आधार पर। साबुन द्वारा सफाई यानी कि निर्मलीकरण की प्रक्रिया मिसेल के कारण होती है, जिसे 2 चरणों में समझा जा सकता है बेटा, 2 चरणों में। तो पहला तो हम हेडिंग डालेंगे मिसेल की संरचना। देखो कह रहे हैं साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं बेटा। साबुन का जो अणु होता है उसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो कि ऐसा तो नहीं आप लोगों को बोरिंग महसूस हो रही पड़ती है बेटा, 1 महीने की बात है, बल्कि 1 महीने में नहीं 20 दिन की बात है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि टॉप करके दिखाना है तो मेहनत करना पड़ेगा बेटा। जितनी लोग और मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम भी उतनी मेहनत करोगे तो औरों में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा बेटा। टॉप अगर करना है तो सबसे हट के मेहनत करना पड़ेगी। और मैं पढ़ाई की तो आपको करा ही रहा हूँ, बाकी आप कमेंट करके एक दूसरे से मतलब मुझसे कुछ पूछ सकते हैं और मैं आपको बता भी सकता हूँ। ठीक है बच्चों, कमेंट लगातार करते रहो आप, ठीक है, जिससे जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बाकी जो समझ में नहीं आए पूछते रहो। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहे हैं, साबुन के 2 भाग होते हैं साबुन के अणु के। जैसे सबसे पहला भाग जलरागी सिर पानी की ओर आकर्षित होता है। जो जलरागी सिर होता है बेटा, किसके, साबुन के अणु का भाग, वो भागता है किसकी तरफ, पानी की ओर आकर्षित होता है। और मेरे प्यारे बच्चों जो दूसरा होता है जल विरागी पूंछ, तो ये पानी से दूर भागती है और गंदगी तेल से जुड़ती है। तो आप समझ में आ गया, 2 चीज़ें, एक तो पानी की ओर भागती है और एक पानी से दूर हटती है। दूर हटती है उसे क्या कहेंगे, जल विरागी, से विरागी हो गया, है ना, तो वो दूर हटती है। जल रागी वो जल की तरफ चलेगी। कोई प्रॉब्लम बेटा, अगले देखें। जब साबुन पानी में मिलता है तो ये अणु एक गोलाकार संरचना बना लेते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। अब जब ये साबुन जो होता है वो एक पानी मिलता है तो ये कैसे बन जाते हैं बेटा, गोल। आपको बताया नहीं था बेटा, एक इस प्रकार से आपको बनवाई थी, एक चित्र भी बनवाया होगा आपसे इस प्रकार से, है ना। तो ये अच्छे से आप बना के जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये बताया था, नहीं बताया था आपको, क्योंकि ये बोर्ड पेपर में आता भी है, ध्यान रखना। इसके पूंछ केंद्र में गंदगी की ओर, इसमें पूंछ केंद्र में गंदगी की ओर और सिर बाहर पानी की ओर होता है। तो बेटा ये तो था एक, और अब हम समझते हैं दूसरा। 2 कारण होते हैं ना, एक सफाई की क्रिया कैसे होती है, और बेटे मिसेल वाला बहुत आता है, याद रखना। कह रहे हैं मिसेल के केंद्र गंदगी या तेल ग्रीस को अंदर फंसा लेता है। जब कपड़े को रगड़ा जाता है या हिलाया जाता है तो पानी के खिंचाव के कारण ये मिसेल गंदगी को लेकर कपड़े की सतह से बाहर निकल जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। एक बात विशेष रूप से याद रखना बच्चों, मुझे कल ये कोचिंग में पूरा पेपर तैयार हुआ चाहिए सभी बच्चों से, प्रत्येक बच्चा इसे अच्छे से तैयार करके लाएगा, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं बेटा। 19वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 19वां प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी लिखना है तो शॉर्ट आंसर ही देना है, ठीक है बेटा। तो जैसे पहला है पौधों में गति, दूसरा है बेटा अपमार्जक और उनकी पारितंत्र में भूमिका। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर नंबर फर्स्ट, पौधों में गति। देखो बच्चों, पौधे 2 तरह से गति करते हैं। कितनी तरह से बेटा गति करते हैं, 2 तरह से। तो कैसे, पहला हमने हेडिंग डाल दी बेटा, हेडिंग तो आपको डालना ही डालना है। पहला हेडिंग है बेटा वृद्धि पर निर्भर गति। कैसे,
ये उद्दीपन की दिशा में होती है। किसकी दिशा में होती है बेटा? स्टिमुलस के यानी कि उद्दीपन की दिशा में होती है। जैसे प्रकाश की ओर तने का बढ़ना और जमीन की ओर जड़ों का जाना। देखो, प्रकाश की ओर जब तने बढ़ते हैं तो इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, और जमीन की ओर जब जड़ जाती है तो इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो बेटा ये भी तो गति हुई ना, हुई एक तरह की वृद्धि पर हो गई। अब ये दूसरा हेडिंग डालेंगे, वृद्धि से मुक्त गति यानी कि आकुंचन। अब इसमें वृद्धि से नहीं होगा, देखें वृद्धि से मुक्त गति है, पहले वाले में हमने वृद्धि बता दी, अब इससे मुक्त बता दिया। ये बहुत तीव्र होती है और वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। जैसे छुई मुई के पत्तों को छूने पर उनका सिकुड़ जाना। आपने देखा है बेटा, जब छुई मुई के पौधों पर आप जरा सी भी उंगली टच कर देते हैं तो वो पौधे क्या करते हैं, पत्ते क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं बेटा। तो ये होती है वृद्धि से मुक्त। अब वो बढ़ थोड़ी नहीं गए, वो सिकुड़ गए, ठीक है ना, सिकुड़ गए। तो ये क्या होता है, वृद्धि से मुक्त गति। मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा आप करेंगे, जिससे आपकी 90 से ऊपर परसेंटेज आए। इस बार बेटा करके दिखाना है 90 से ऊपर, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो अगले बढ़ते हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा दूसरे प्रश्न का आंसर क्या था। अपमार्जक या अपघटक और पारितंत्र वाला, ध्यान से समझे। कह रहे हैं पारितंत्र में अपमार्जक जैसे जीवाणु और कवक प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा लाइन है, पेपर में पता चले ये आ जाए कि प्रकृति के सफाई कर्मी कौन होते हैं, तो आप किस पर टिक लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जीवाणु और कवक पर। या अपमार्जक कह दो, अपमार्जक पर, अपघटक कह दो बेटा, ये प्रकृति के सफाई कर्मी, ये प्रकृति को साफ कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो भूमिका क्या है इनकी, ये मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को सड़ाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। कौन मेरे प्यारे बच्चों, अपमार्जक या अपघटक। और इनका महत्व क्या है, हेडिंग डाल के महत्व भी लिख देना बेटा। देखो, इससे पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, कार्बन वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और पर्यावरण साफ रहता है इसकी वजह से। इसके बिना पृथ्वी मृत शरीर के ढेरों से भरी रहती है। अगर ये ना हो तो पूरी पृथ्वी पर मृत शरीर ही भरे रहेंगे, और इनके होने से जो मृत शरीर होते हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अपघटक हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं और वापस नाइट्रोजन कार्बन बन जाते हैं। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। अगला प्रश्न 20वां, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा और लॉन्ग भी है। कह रहे हैं आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। आहार श्रृंखला और आहार जाल कई बार मैंने आपको बताया और ये आएगा जरूर बेटा। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह, मतलब एक दिशा की तरफ। तो कह रहे हैं ऊर्जा हमेशा सूर्य से किस में जाती है, पौधों में जाती है यानी उत्पादक में, और पौधे किस में, शाकाहारी में जाती है, और शाकाहारी क्या, मांसाहारी की दिशा में चलती है, और ये कभी भी वापस नहीं लौटती। तो ये तो होता है बेटा एक दिशीय। अब 10% का नियम समझ लेते हैं बेटा। प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुंचता है। अब ये कह रहे हैं जो पोषण स्तर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो इनहेल मतलब खाते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने की, वो केवल बेटा 10% ही पहुंच पाती है। और इसका मैंने बहुविकल्पीय भी आपको बहुत अच्छे से कराया है मेरे प्यारे बच्चों, कराया नहीं कराया था। चलिए अगले समझ लेते हैं। शेष 90% ऊर्जा जीव की जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन करना, पाचन करना और ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। इसलिए से ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा रहता है, हमेशा सीधा। ये भी याद रखना, पता चले पेपर में आ जाए ऊर्जा का पिरामिड कैसा रहता है तो आपको टिक लगाना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले देखते हैं। तीसरा हेडिंग, आहार श्रृंखला बनाम आहार जाल। आहार श्रृंखला क्या होती है, ये ऊर्जा प्रवाह का एक सीधा रास्ता है। जैसे समझो बेटा, घास है, घास को कौन खा गया, हिरन खा गया, और हिरन को कौन खा गया, शेर खा गया। बिल्कुल सीधा है, नहीं है। अब आ जाते हैं आहार जाल क्या होता है। आहार जाल समझो, जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे आहार जाल कहते हैं। कई श्रृंखलाएं जुड़ जाएंगी तो वो चीज़ क्या बन जाती है बेटा, आहार जाल बन जाती है। और उसमें ऊर्जा प्रवाह के कई वैकल्पिक रास्ते हो जाते हैं, मतलब एक नहीं होता है, कई हो जाते हैं। तो जब कभी भी ऐसा हो कि घास है, घास को हिरन खा गया, हिरन को शेर खा गया, एक दूसरे को खाते हुए दिखाई दे तो बेटा वो क्या होती है, आहार श्रृंखला होती है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों 21वां प्रश्न, पेपर के अंतिम चरण में ही हो आप, क्योंकि बेटा बायोलॉजी के चल रहे हैं, बायोलॉजी आपको पता है कि लास्ट में पेपर के आती है। तो ये पेपर समाप्ति होने वाला है, बस कुछ देर और। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपने एक दिन में, यानी आज मैंने ये वीडियो डाली है और कल अगर आपको ये तैयार हो गई, रोजाना एक सेट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, 90 से ऊपर ही आपकी परसेंटेज जाना है।
कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले, क्योंकि कर्मों का फल हमेशा मिलता है बेटा। चलिए 21वां प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर का है बेटा मानव मस्तिष्क और खा है प्लेटलेट्स। मैंने आपको मानव मस्तिष्क के विषय में भी पढ़ाया है, प्लेटलेट्स के विषय में भी। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला हेडिंग डाला बेटा मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन। समझो बेटा, कह रहे हैं मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का सुपर कंप्यूटर है। अब पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए सुपर कंप्यूटर क्या है हमारे शरीर का, तो क्या लगाएंगे, मानव मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। चलिए, यह न केवल हमारे सोचने समझने की क्षमता देता है, हमें केवल सोचने समझने की क्षमता ही नहीं बल्कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे दिल का धड़कना को भी नियंत्रित करता है। इसका वजन लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है। वजन भी बेटा आपको बता दिया है। अब इसके 3 हिस्से होते हैं, वो भी समझ सकते हैं। किसके, मानव मस्तिष्क की बात हो रही है बेटिया, बेटा बिटिया स्टूडेंट सभी ध्यान से सुने। 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला हेडिंग है प्रमस्तिष्क, ध्यान से देखो, यह सबसे बड़ा हिस्सा है। यह याददाश्त, सीखने, तर्क और भावनाओं का केंद्र है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों अनुमस्तिष्क, यह शरीर का संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखने को होता है। प्रमस्तिष्क बेटा ऊपर वाला ध्यान से समझे, क्या बताया था मैंने कि ये शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये किसके काम में आता है, याददाश्त हो गई बेटा, याददाश्त, सीखने, तर्क करना, भावनाओं का केंद्र होता है। और जो दूसरा वाला हिस्सा है बेटा अनुमस्तिष्क वाला, वो क्या है, देखो कह रहे हैं ये शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। जैसे चलते या साइकिल चलाते समय गिरना नहीं है, कि भाई बैलेंस बना रखे। ये कौन सा माइंड हमें कंट्रोल बताता है, अनुमस्तिष्क। और सबसे लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों है मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम। क्या होता है ये सांस लेने और पाचन जैसी जरूरी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार बेटा हमारे मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे ऊपर प्रमस्तिष्क, ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा वाला जो प्रश्न था बेटा प्लेटलेट, इसको हम समझते हैं अगले, ठीक है, ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा देखो प्लेटलेट्स वाला, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना इसे। प्लेटलेट्स वाला भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आता है, कहते नहीं है अगर किसी को डेंगू वगैरह या कुछ हो जाता है कि प्लेटें गिर गई, वही चीज़ है बेटा। ध्यान से समझना कि ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, होती क्यों है और इनका कार्य क्या होता है, या इसके कम होने से क्या समस्या हो जाती है। कह रहे हैं प्लेटलेट्स हमारे खून का वह हिस्सा है जिसका मुख्य काम मरम्मत करना है। याद रखना बेटा, मुख्य काम क्या है बेटा प्लेटलेट्स का, मरम्मत करना। और अगले देखें, इन्हें वैज्ञानिक भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थ्रोम्बोसाइट्स। अगर आप एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ेंगे ना तो आपके 20 ऑब्जेक्टिव जिंदगी में गलत नहीं आ सकते बेटा। पेपर देके इतनी खुश हो गए आओगे ना, 70 में से 70 आने वाले हैं आपके। देखो अब ये पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे बच्चों कि प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं, और ऑप्शन में दे रखा हो थ्रोम्बोसाइट, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं लगा पाओगे, इसलिए आप पढ़ के जाएं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अगले समझते हैं। और क्या होता है, खून का थक्का जमना। ध्यान से समझे, जब भी आपको चोट लगती है, अगर आपको चोट लगती है और खून बहने लगता है तो प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर एक जाल बना लेती हैं। जैसे ही आपके चोट लगी बेटा, खून बहने लगा, तो प्लेटलेट्स वहां एकदम से पहुंच जाएंगी और क्या बनाने लगेंगी, जाल बना लेती हैं। इससे खून बहना बंद हो जाता है। जैसी चोट पर बेटा जाल बना लेती हैं, खून बहना बंद हो जाता है। और अगर प्लेटलेट्स ना हो तो छोटी सी चोट से भी सारा खून बह सकता है। समझ रहे हैं बेटा प्लेटलेट्स का। अब ऐसे तो प्लेट बोल देते हो आप लोग, है ना। प्लेटलेट्स का काम क्या है बेटा, चोट लगने पर जो खून बहता है वहां पर जाके जल्दी से जाल बना लेना, और जाल बनाने के कारण खून को बहने ना देना। अब सोचो शरीर में अगर प्लेटलेट्स ना हो तो बिल्कुल रायता फैल जाएगा बेटा, सब खून बाहर। समझ रहे हो। चलो अगले देखते हैं, इनकी संख्या के विषय में भी जान लेते हैं। कहते हैं ना कम हो गई संख्या। देखो एक स्वस्थ इंसान के शरीर में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर खून होनी चाहिए, है ना। अब इससे अगर अधिक है या कम है तो दिक्कत हो सकती है, होती नहीं, हो ही जाती है। चलो बीमारी में असर देख लेते हैं इनका क्या होता है। देखो कह रहे हैं डेंगू जैसी बीमारी में इनकी संख्या तेजी से गिरती है, जिससे शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। बेटा बहुत से लोगों को अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स गिर जाए ना तो अंदर इतनी ब्लीडिंग हो जाती है जिससे रोगी या व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
देखें बच्चों, ध्यान से अगला समझते हैं। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों अगला एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न। मानव के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। लॉन्ग आएगा, याद रखना। तो सबसे पहले हम उत्तर में क्या लिखेंगे? मानव का श्वसन तंत्र को संक्षिप्त में 5 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। बेटा ऐसे क्वेश्चन को ना आप हेडिंग बना बना के करेंगे तो बहुत इजी भी पड़ जाएगा और नंबर भी पूरे मिलने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर कितने बिंदु बताए हैं बेटा आपके लिए कि 5 बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला हेडिंग मैंने देखो डाल दिया बेटा नासा मार्ग। क्या बेटा? नासा मार्ग। और थोड़ा थोड़ा सा भी मैं लिख दिया, हवा नाक से प्रवेश करती है, पता है ना, जहां बाल और श्लेष्मा उसे साफ, गर्म और नम बनाते हैं, है ना। तो हवा नाक से प्रवेश करती है जहां बाल और श्लेष्मा जो होते हैं बेटा उसे साफ करते हैं और नर्म, गर्म और नम बनाते हैं। अब दूसरा हेडिंग डाल लेते हैं बेटा श्वास नली। देखो कह रहे हैं यह एक नली है जो हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। श्वास नली क्या काम करती है बेटा? हवा को कहाँ तक ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है। इसे सी आकार के छल्ले होते हैं। इसमें किस आकार के होते हैं बेटा? ABCD वाला सी आकार के क्या होते हैं? छल्ले होते हैं, जो इसे पिचकाने से रोकते हैं। क्या करने से रोकते हैं बेटा? पिचकाने से रोकते हैं। देखो हमारा शरीर ईश्वर ने जो बनाया है ना, जबरदस्त बनाया है बेटा, पूरी मशीन है एकदम, अंदर सब सबके काम के लिए है। तो इसे क्या लिखा है बेटा? सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकाने से रोकते हैं। अब 5 बिंदु बताना है, 2 तो ये होगा, चलो बेटा 3 और समझते हैं। ये रहे बेटा 3 बिंदु। कह रहे हैं फेफड़े और श्वसनी, यह है तीसरा हेडिंग डाल देते हैं बेटा हम, फेफड़े और श्वसनी। देखें श्वास नली 2 भागों में बंटकर फेफड़ों में जाती है। श्वास नली जो होती है 2 भागों में बंटकर कहाँ जाती है बेटा? फेफड़ों में जाती है। यहाँ ये छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है और वहाँ पहुँचकर ये छोटी नलियों में क्या हो जाती है बेटा? बट जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ये था फेफड़े और श्वसनी। चौथा हम डालेंगे बेटा कूपिकाएं यानी कि मुख्य कार्य। देखें कूपिकाओं के मुख्य कार्य कह रहे हैं ये फेफड़ों के अंत में गुब्बारी जैसी संरचना होती है। फेफड़ों के अंत में कैसे होती है बेटा? गुब्बारी जैसी संरचनाएं हैं। यहीं से ऑक्सीजन रक्त में जाती है। यहीं से बेटा जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है? ब्लड में, खून में, रक्त में जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर आती है। और रक्त से बाहर कौन आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। अगला हम 5वां समझेंगे बेटा डायाफ्राम क्या होता है। कह रहे हैं ये फेफड़ों के नीचे एक मांसपेशी है। फेफड़ों के नीचे बेटा क्या होती है कि ये मांसपेशी है। इसके नीचे जाने से हवा अंदर आती है। इसके नीचे जाने से क्या होती है बेटा? हवा अंदर आती है। और ध्यान से समझे, ऊपर उठने से हवा बाहर निकलती है और ऊपर जब उठती है तो हवा कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। इसी प्रकार हमारी श्वसन क्रिया चलती रहती है बेटा। तो इसे आप बहुत अच्छे से और बहुत सरल भाषा में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपको फेयर से, गैस पेपर से, क्वेश्चन बैंक से ना याद कर मिले, तो बेटा इससे याद करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा हमारा आज का जो पेपर सेट था वो पूरी तरह से समाप्त यानी कि खत्म हो चुका है। अब इसे आज हम ध्यान से समझेंगे जो सामने है। देखो बेटा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शहर की चकाचौंध को अपना टैलेंट दिखाना है और गांव की गलियों से उठकर टॉपर बन के आना है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप शहर के चकाचौंध में आप सोचते हो शहर के जो बच्चे होते हैं उन्हें तो हमेशा लाइट मिलती है, वही टॉपर रह सकते हैं, उन्हीं को अच्छा टीचर पढ़ाने वाला मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। गांव के भी बच्चे टॉपर बन सकते हैं एमपी बोर्ड के, कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। बस दिल में जज्बा होना चाहिए और मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए। इसीलिए बेटा कहा शहर की चकाचौंध को अपना टैलेंट दिखाना है। वादा करो बच्चों, दिखाना ही है और गाँव की गलियों से उठकर टॉपर बन के आना है। जिस दिन आप टॉपर बन के आएंगे ना बेटा, पूरा गांव, मोहल्ला, स्कूल सभी आपकी तारीफ ही करेंगे। अगले देखते हैं बेटा, तुम्हारी कलम में बहुत ताकत है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी कलम में बहुत ताकत है, बस खुद पर भरोसा रखना। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार पेपर के साथ। मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारी कलम में बहुत ताकत है बच्चों, बस खुद पर भरोसा रखना, हार मत जाना, टॉप करके दिखाना ही है बेटा। 28 या 1 महीने की बात है मेरे प्यारे बच्चों। 1 महीने की मेहनत इस जीवन पर्यंत आपको रिजल्ट पे गर्व महसूस कराएगी कि हम टॉपर रहे थे, है ना बच्चों। और एक बात मैं और बता दूं, इसके अगले बेटा जो हमारे फिजिक्स में न्यूमेरिकल रह गए थे उसकी वीडियो इसके साथ ही है, इसलिए वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, अगले देखते रहें। अभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल की वीडियो आने भी वाली है। और हाँ ये भी आपको पता है बेटा, फिर हम कल मिलेंगे इसी टाइम। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार पेपर के साथ। पेपर जितने भी कराए उतने आपको करके जाना है। और हाँ जाना मत, अगले फिजिक्स के न्यूमेरिकल की वीडियो आ रही है, ठीक है बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों,
क्या हाल है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि अभी तक आप वीडियो में देख रहे थे बेटा, हमने विज्ञान का पेपर सेट नंबर 1 का जितने भी प्रश्न थे बेटा वो बहुत अच्छे से समझाए थे। और आप लोगों का क्या काम है बेटा, इस पूरे प्रश्न के जितने भी प्रश्न कराए हैं, इस पूरे प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न कराए मेरे प्यारे बच्चों, सभी अच्छे से तैयार कर लेना। और जैसे कि हमने कहा था कि हम वीडियो के लास्ट में बेटा फिजिक्स के न्यूमेरिकल करवा देंगे, तो चलिए हम एक एक करके बेटा अब फिजिक्स के सवालों को समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से बेटा आप इन न्यूमेरिकल को समझेंगे, ठीक है। और बाकी जो पूरा पेपर है वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। लास्ट में केवल 3-4 जो न्यूमेरिकल बचे थे बेटा इस पेपर में, वो हम यहाँ पर समझाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा व्हाइट बोर्ड पर कि जो पहला प्रश्न था बेटा हमारा जो हमने छोड़ा था, हालांकि हमने ये करा दिया था ऑब्जेक्टिव में, लेकिन कैसे आया था उसका आंसर अब हम बताते हैं। प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी। तो बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों इनको हल करने का। जो चीज दिया हो उसे सबसे पहले लिख लो। आप जो भी दे रखा हो, जैसे फोकस दूरी दे रखी है बेटा, तो फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? यहाँ पर आप चाहो तो सॉल्यूशन डाल सकते हैं। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं बेटा? एफ से लिखते हैं। तो एफ बराबर कितना हो गया? 10 सेमी। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एफ से लिखते हैं। तो एफ का मान कितना हो गया बेटा? 10 सेमी। और फिर क्या कह रहे हैं? वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं बेटा? आर से। तो आर का मान हमें निकालना है, तो आर बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम बेटा? एफ का मान हमारे पास दे रखा था 10 सेमी, हमने 10 सेमी लिख दिया। वक्रता त्रिज्या का मान निकालना है, तो बेटा आर का निकालना था, आर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा इसका? तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों आर निकालने का, आर बराबर होता है 2 गुणा एफ। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आर बराबर 2 गुणा एफ। तो आर को तो हम ऐसे ही रखेंगे कि 2 गुणा एफ का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 10। तो आर बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 सेमी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 20 सेमी। बस यही आंसर आ गया हमारा। इतना सा करना था बच्चों। कितना हो गया? 20 सेमी। आर का मान कितना हो गया बच्चों? 20 सेमी। बस इतना करना था। अब देख लो कौन सा सही है बेटा, 5 सेमी, 10 सेमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। बात आ गई बेटा समझ में? आप जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक मैं ये देखता हूँ कि दूसरा प्रश्न कौन सा था। ठीक है, जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से इसे बेटा नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए अगला था मेरे प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न जो न्यूमेरिकल था, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों जो आपको समझ में ना आए। सवाल जो हुआ करेंगे वो विज्ञान के लास्ट में करा दिया करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो पढ़ने वाले होंगे बेटा उसे तो मैंने आपको करा ही दिया है वीडियो में, आप अपने टाइम से वीडियो को देख ही रहे हो, तो वो तो आपके वैसे भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बच्चों अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या जो 5 थी आपकी, ध्यान से समझेंगे बच्चों। 5वां प्रश्न क्या था? 4 ओम का एक प्रतिरोध, यही था ना बेटा? 4 ओम का एक प्रतिरोध, जल्दी से लिख देता हूं बेटा मैं। 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी से 16 वोल्ट की बैटरी, 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों, बेटा आवाज भी खराब हो रही है। 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, से जुड़ा है। फिर अगले था बेटा प्रतिरोध, प्रतिरोध से प्रति सेकंड, प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश है, गुजरने वाला आवेश है, गुजरने वाला आवेश है। ये है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन भी इसके लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन भी इसके लिख लेते हैं अच्छी तरह से। ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे बच्चों 0.25 कूलाम, 0.25 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों
0.4 कूलाम कितना है, 0.4 कूलाम, दिख तो रहा है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों 4 कूलाम, और ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे बच्चों 64 कूलाम, 64 कूलाम। तो चलिए समझते हैं इसे। प्रश्न के लिए बहुत ही सिंपल सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी सवाल है। इतने टाइम तो लिखने में लग गया, इतना तो सॉल्व करने में भी नहीं लगेगा, ठीक है। और हाँ, सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी करना है, ऐसे नहीं जाना, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से वही केस बेटा, फिजिक्स में जो भी चीज़ दे रखी सब लिख दो, चुटकियों में सवाल होंगे। 4 ओम का एक प्रतिरोध, बेटा प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर से, तो आर का मान हो गया बेटा 4 ओम, ऐसा साइन बना देना, ठीक है। आर बराबर हो गया 4 ओम। 16 वोल्ट की बैटरी, वोल्ट दे रखा है ना, तो वोल्ट को किससे लिखते हैं, बी से, तो बी बराबर हो गया बेटा 16 वोल्ट। वोल्ट को हमेशा बी से लिखते हैं, तो बी का मान हो गया 16 वोल्ट के सिरों से जुड़ा है प्रतिरोध के प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब समझते हो, टी का मान 1 सेकंड, टी जो है बेटा समय वो दे रखा है 1 सेकंड, टी का मान कितना हो गया बेटा 1 सेकंड। गुजरने वाला आवेश, आवेश जानते हो बेटा क्यू, आवेश किससे कहते हैं, क्यू, यानी कि क्यू का मान हमसे पूछा है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा सभी, क्यू का मान हमसे पूछा है, आर का दे रखा है, बी का दे रखा है, टी का दे रखा है, क्यू का पूछा है। तो बताओ बेटा क्यू का मान हम तब निकालेंगे जब हमें आई का पता होगा, और आई का मान कैसे निकाल लेंगे, बहुत आराम से, बी बटे आर। तो आप इस क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आई बराबर, ओम का नियम का सूत्र जानते हो, आई बराबर बी बटे क्या होता है बेटा, आई बराबर बी बटे आर, ये लगा दो पहले, आई निकल आएगी कैसे, बी की जगह बी का मान लगाओ, बी का कितना है बेटा 16, आर का कितना है 4, देखो बी का कितना है 16, आर का कितना है 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, तो आई का मान आ गया बेटा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। किसका मान आ गया बेटा, ये आई का, देखो आई तो है, तो आई का तो मान आ चुका है आपके पास बेटा कितने एम्पियर, 4 एम्पियर। इसे चाहे तो ऊपर लिख लो, यहाँ पर कर लेते हैं, इतना करके थोड़ी निकल, आई का मान तो आ गया हमारे पास 4 एम्पियर, कोई दिक्कत बेटा। अब हमें निकालना किसका है, आवेश का, क्योंकि हमें तो मान तो बेटा क्यू का निकालना है, आवेश का, आई का थोड़ी नहीं, आई का तो काम देगा हमें, कैसे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेटा क्यू का, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, ये होता है, विद्युत धारा वाले में पढ़ा होगा आपने, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू का मान निकालना उसे ऐसे रहने दो, आई का कितना है बेटा, ये अभी निकाला है, देखो आई बराबर कितना है 4 एम्पियर, तो आई का मान रख दिया बेटा 4, और अब आ गया यहाँ पर टी, तो टी का मान कितना है बेटा, देखो टी का मान है 1, तो टी की जगह रख दिया 1, तो क्यू बराबर हो गया बेटा 4 एकम 4 कूलाम, 4 एकम 4 कूलाम। तो बताओ क्यू का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 कूलाम। आर का, बी का, टी का दे रखा था, क्यू का निकालना था, पहले आर का फॉर्मूला लगा दिया, आर बराबर बी बटे आर, बी का कितना है बेटा 16, आर का कितना है बेटा 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, चौक आएगा तो 4 लिख दिए, यानी कि आई का मान हो गया बेटा 4 एम्पियर। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया क्यू बराबर आई इंटू टी, तो क्यू ऐसे ही रखा, आई का मान कितना निकाला था आपने 4, तो 4 रख दिया, इंटू टी का मान कितना निकाला था आपने, टी का निकाला था 1 सेकंड था ही दिया हुआ, 1 रख दिया, तो 4 एकम 4, तो क्यू का मान हो गया 4, दिस इज आंसर। अब आप देख लो चारों ऑप्शन में यही तो दे रखा है बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी से बेटा नोट कर लो, ये 5वां सवाल था, बहुत जल्दी से नोट कर लो। तब तक मैं अगला देख लेता हूँ बेटा किस नंबर पे आपका प्रश्न था जो मैंने आपको दिया था, सवाल जो था आपका, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो, बहुत जल्दी से। अब तीसरे नंबर पे और था, जो वर्णात्मक वाले थे बेटा, बहुविकल्पीय के बाद जो थे वो तीसरे नंबर पर एक प्रश्न और था। अच्छा एक काम करना, हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों जो नंबर है वो मुझ पे बाई मिस्टेक यहाँ गलत भी हो सकता है, ये वाले नंबर देखो ये वाले, तो इसीलिए मैं केवल प्रश्न लिख दूंगा। आपने जो अभी वीडियो देखी है बेटा उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे ब्लैक कलर से कि जिसके नीचे आंसर नहीं था, इसका मतलब वो सवाल थे, मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन डाल के उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है नंबर गलत हो जाए, 5 पता छठा था कौन सा, इसलिए मैं प्रश्न लिख के, प्रश्न तो पहचान ही जाओगे कौन कौन से छोड़े, तो समझदार हो बेटा, बताओ इसे, ठीक है।
वैसे भी बेटा आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इस मेहनत को जी जान लगा दो बेटा, 1 महीना बचा है पेपर पे। रिजल्ट इतना दमदार आना चाहिए ना कि देखने वाले आस पड़ोस के भी ये सोचे कि कहाँ पढ़े थे बच्चे। ऐसा रिजल्ट लाना बेटा, ये रिजल्ट आपके जीवन भर काम आएगा। इस पर पूरे जन्म में बेटा आपका ये मार्कशीट काम आने वाली है। इसीलिए इसे बिल्कुल हंसी में नहीं लेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि घर वाले भी सोचे हाँ हमारा बेटा मेहनत कर रहा है, और पड़ोसी भी सोचे कि क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। समझ रहे हो? तो इसीलिए रिजल्ट इतना अच्छा लेके आना है कि अगर कोई लोगों से भी पूछे कितने नंबर आए तो जल्दी से जल्द हम उसे परसेंटेज बताएं, कितनी परसेंटेज आई थी हमारी। चले अगला प्रश्न लिखते हैं बेटा। ये प्रश्न मैंने छोड़ा था उस लेंस की, देखो ध्यान से, आप लोग वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो कि ये मैंने छोड़ा था। उस लेंस की फोकस दूरी, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता, जिसकी क्षमता माइनस के 2.5 डायोप्टर, इसे डी को बेटा डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर है। ठीक है बेटा, ये प्रश्न था। उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डायोप्टर है। ये प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डायोप्टर है। अब इसे हल कर लेते हैं। बड़ा इजी सा सवाल है बेटा, कुछ कठिन नहीं है ये ज़्यादा। सबसे पहले हमें दिया क्या है, लेंस की क्षमता। क्षमता को किससे क्या कहते हैं बेटा, पावर कहते हैं। तो पावर को हम पी से लिखते हैं, तो क्षमता को हमने लिख दिया पी से। क्या हो गया बेटा, -2.5 डायोप्टर। डायोप्टर इसका मात्रक होता है, इसे हम डी से लिखते हैं। तो पी का मान हो गया मेरे प्यारे बच्चों -2.5 डायोप्टर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगले आ जाओ। अब निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फोकस दूरी। क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो चलिए फोकस दूरी निकालना है, उससे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एफ। फोकस दूरी को तो एफ से लिखते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं, सूत्र क्या होता है। फॉर्मूला होता है बेटा एफ बराबर, एफ निकालना है इस बार, एफ बराबर 100/P। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों सूत्र इसका। फोकस दूरी और क्षमता के बीच का सूत्र ये होता है जब फोकस दूरी ये जो है वो सेंटीमीटर में निकल के आती है, तो होता है ये मीटर वाला नहीं सेंटीमीटर में। तो कोई नहीं, हम सेंटीमीटर में निकाल देंगे। 100 को ऐसे ही रखा, माइनस ऐसे ही रखा, और पी की जगह क्या लिख दें बेटा, -2.5। कोई प्रॉब्लम? अब ये बेटा जब पॉइंट हटेगा तो पॉइंट एक अक्षर से पहले तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। नीचे से जब पॉइंट हटेगा, पॉइंट एक अक्षर से पहले था मेरे प्यारे बच्चों, एक अक्षर से, तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। अब ये क्या हो गया, एफ बराबर माइनस, बीच माइनस तो बीच में आ गया, ऊपर हो गया बेटा 1000, नीचे हो गया 25। अब 25 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 25 एकम 25, नीचे तो 25 एकम 25 1 हो गया। अब ऊपर ये देखो 1 2 3, इतने देखो, इतने 100 हुए नहीं हुए, 2 0 और 1 100 हुए, तो 25 एकम 25 ये 100 में पढ़ लो, 25 चौक 100 हो गए। ये 0 ऐसे ही लगा दिया बेटा, बताओ 100 में तो 4 बार में पड़ जाएगा, 25 एकम 25, इतना पढ़ो इतना, 25 चौक 100, 0 ऐसे लगा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐप का मान आ गया -40 सेमी। फोकस दूरी का आंसर जो है सेमी में आएगा। तो ये हो गया -40 सेमी। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया बेटा? तो जल्दी से इसे नोट कर लो, बहुत जल्दी से इसे नोट कर लो। ये बात याद रखना बेटा, ये 5 नहीं गिने जाएंगे, अक्षर तो एक ही ना, तो जितने अक्षर से पहले पॉइंट हटता है ऊपर उतने ही 0 बढ़ते हैं। एक अक्षर से पहले था तो 1 0 बढ़ गया, 100 तो फार्मूले में ही होते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर अगला समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रश्न और बचा था इसमें, और ज़्यादा नहीं, और वो थोड़ा सा बड़ा सा है, तो उसमें घबराने की तो जरूरत तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक हो गया? ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा प्रश्न है,
ध्यान से समझिए। देखो बेटा, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल आपको है। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनिए, प्रश्न काफी बड़ा भी है, लिखने में भी बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा जल्दी से लिख लेते हैं। मैं पूरा प्रश्न लिख के ही आपको बताता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए देखें बेटा, ये है आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल का अंतिम प्रश्न इस पेपर सेट का। तो जरा ध्यान से समझेंगे इसे। सवाल थोड़ा सा बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे तुम इसमें सोचो तो इसके चक्कर में आप ना पड़े। हिंदी की बात पे ये बेटा, जो हिंदी में लिखा हुआ है वही इस चित्र में बना हुआ है, ठीक है? तो जितने बच्चे शुरू से कोचिंग आ रहे हैं वो तो सभी से कर लेंगे बहुत आराम से। खैर, इसे आप नहीं, आप केवल इसमें ये देखें कि हमसे ये केवल पूछा गया है कि 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अब हमें करना क्या होगा, इस हिंदी को समझो या बेटा इस चित्र को समझ लो, एक ही बात है, ठीक है? तो पहले हम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो प्रतिरोध है 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम। अब इसे हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों R1, प्रतिरोध को R से लिखते हैं, इसे R2 और इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों R3। अब जितने भी बच्चे, और इसे हम कह देते हैं R4। अच्छा, जितने भी शुरू से कोचिंग आ रहे हैं उन बच्चों को ये सब पता होगा, क्योंकि उन्हें मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया भी मेरे प्यारे बच्चों कि R1, R2 और R3। अब ये मुझे बताओ, आप सभी बच्चे जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, कि R1, R2 और R3 ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? कमेंट करो, बहुत जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक, सही बता रहे हो आप। ये ऊपर नीचे है बेटा, तो ये ऊपर नीचे किस में होते हैं? समांतर क्रम में। तो चलिए हम पहले समांतर क्रम का फॉर्मूला इन तीनों में लगाएंगे और इन तीनों का जो आंसर आएगा वो 1 बन जाएगा। फिर ये तीनों को मिला के क्या बन जाएगा बेटा? 1 बन जाएगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R1, R2 व R3 कौन से क्रम में मेरे प्यारे बच्चों? समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। किसमें है बेटा? समांतर क्रम में है। R1, R2, R3 समांतर क्रम में। और एक चीज ध्यान रखें, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो आंसर हमारा फाइनल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये भी बचा है, ये भी बचा है, केवल इनको जोड़ रहे हैं। तो जब तक पहले समांतर में, समांतर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/r बराबर 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये फाइनल आंसर तो आ नहीं रहा है अभी, केवल हम इन तीनों को बेटा जोड़ रहे हैं। तो जब तक फाइनल आंसर नहीं आएगा तब तक हम इधर आर नहीं लिखते। तो अभी ये फाइनल नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर हल्का सा डैश लगा देंगे। इसका मतलब जी आर डैश का मान आ रहा है, ना कि फाइनल आर का मान आ रहा है। क्लियर बेटा? तो चलिए रखते हैं बेटा मान। तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, R1 का मान कितना है? R1 कितना माना है हमने? 20 ओम, तो आप 20 लिख दें। R2 को कितना माना है? 30, तो हम 30 लिख देते हैं। R3 कितना है बेटा? 60, तो हम 60 लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम? तीनों को हमने लिख दिया। अब इन्हें सही करेंगे तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इन तीनों को कभी हल किया है किसी ने एक साथ? बताओ। नहीं किया? मैं करना बताऊँ। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? 20 का, 30 का और 60 का, तीनों का लासा लेते हैं। नीचे का लासा लिया जाता है 20 का, 30 का, 60 का, और ये आएगा 60, ये आएगा 60। अब पता कैसे चला? किसी को ऐसे भी हो ना कि पता कैसे चला? तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि 20, 30, 60। अब तुम्हें मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि इन नीचे वालों का निकाला जाता है बेटा लासा। तो मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है, फिर से सुने, ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 के पहाड़े में भी आती है, 30 के पहाड़े में भी आती है और 60 के पहाड़े में भी आती है, लेकिन वो छोटी से छोटी हो? तो छोटी से छोटी संख्या कितनी है? 60। जो 20 के पहाड़े में भी आती है, जैसे 20 या 60 आती नहीं आती है। 30 के पहाड़े में भी आती है, 30 दूनी 60, और 60 के पहाड़े में भी आती है, 60 एकम 60। बोलो हाँ या ना?
तो लासा नीचे वालों का निकालते हैं और लासा वही संख्या होती है जो इन तीनों के पहाड़े में आ जाए और छोटी से छोटी हो। तो मैंने 60, मुझे पता था कि इन तीनों के पहाड़े में 60 आता है, मैंने 60 लिख लिया। अब फिर से एक एक करके आ जाओ। इस 20 का पहाड़ा बेटा हम कितने बार पढ़ें जिससे वो 60 बन जाए? तो आप कहेंगे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 बार पढ़ना है। 20 का पहाड़ा कितने तक पढ़े? 3 तक। 20 तिया 60, 3 आ रहा है तो 3 की गुणा बेटा ऊपर वाले एक से कर देंगे, 3 एकम 3 और यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ 30 का पहाड़ा कितने तक पढ़े जिससे 60 आ जाए? तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, दूनी यानी 2 बार। अब इसके ऊपर एक है, इससे 2 की गुणा करेंगे, 30 दूनी 2 आ रहा है ना, तो 2 की गुणा ऊपर एक से करेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ लिख देंगे प्लस। अब 60 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 60 आ जाए? 1 बार। 60 एकम 60, 1 आया तो बेटा इसके ऊपर 1 आया ना, 1 की गुणा इसके ऊपर वाले 1 से करेंगे, 1 एकम 1। अब आप देख लो टोटल कितने हो रहे हैं, ऊपर जोड़ लो। अब जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6, 6/60 कितने हो गए बेटा? 6/60। अब इसे काट भी सकते हो आप, 6 एकम 6, 6 धाम 60, तो ये आ गया बेटा 1/r डैश बराबर 1/10। 1/r डैश बराबर 1/10। अब बेटा ये 1/r डैश का मान आ गया, जबकि हमें 1/r डैश का नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था r डैश का केवल। ये 1/का नहीं चाहिए था, r डैश का चाहिए था केवल। तो अब इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1। तो बेटा बाद में ये दोनों को उल्टा किया जाता है। क्या किया जाता है? उल्टा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ, इससे आपको मिक्स ना लगे। बाद में क्या कर देते हैं बच्चों? उल्टा कर देते हैं। तो इस इधर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? r डैश बटे 1। उधर उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? 10/1। तो नीचे से 1 हट जाता है, किसी के भी नीचे को। तो इधर आ गया बेटा r डैश बचा 1 हट गया, उधर बचा 10, नीचे से 1 हट गया। तो r डैश का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 10 ओम। अब ये r डैश कितने को हल करके आया था समझना। ये बेटा इतने को हल करके, इतने इन तीनों को जोड़ लिया, इन तीनों को जोड़ के जो क्या आ गया बेटा? 10 ओम। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 10 ओम। इन तीनों को जोड़ के कितना आ गया? 10 ओम। अब मैं आपको एक बात बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों जब जुड़ गए बेटा, तो ये तीनों जुड़ के बन गई एक पार्टी। और वो पार्टी कौन सी आ गई? जे आ गई 10 ओम। r डैश उसका नाम, जैसे इसका r4 है, तो इन तीनों को जुड़ के जो एक पार्टी बनी है उसका नाम क्या हो गया बेटा? r डैश। और मान कितना आ गया? 10 ओम। अब वो जो एक पार्टी बनी है वो, और अब जो एक बन गई वो यहाँ पर है। अब यहाँ से जब जाओगे तो उस पार्टी में से होके 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 सीधा इधर चले आओगे। अगर हम ये सीधा करना चाहें तो सीधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये वाली जो एक नई पार्टी बनी है वो, और बेटा ये एक ही रास्ते पे हो गई, नहीं हो गई? जैसे ये ऊपर नीचे थी, ये ऊपर नीचे नहीं है। देखो इधर से जाके सीधे इधर ही को तो आओगे, और अगर ये यहाँ से छुटा के इसे हम सीधा करें तो ये वाला और यहाँ पर जो तीनों को जोड़ के एक बनी है, ये 10 वाली, दोनों एक ही लाइन में हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? आया ना? और जब मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन में हो जाती है तो उनसे समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में कहते हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इन तीन को जोड़ के जो एक पार्टी बनी है उस पार्टी को, और ये जो 15 है इस पार्टी को, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तभी तो हमारे चारों जोड़ पाएंगे। ये देखो ऐसे 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 ये प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस, तो ये बचा है अभी, तो इनको जोड़ के जो एक बना है वो, और ये, अब ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में क्योंकि ये एक ही लाइन में है। तो अब श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। कौन कौन हो गए श्रेणी में? इन तीनों को जोड़ के क्या बना है? आर डैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर डैश, और अब ये तीनों को जोड़ के बेटा आर डैश बन गया, आर डैश, और कौन सा जी इधर है R4, क्योंकि आर डैश और R4 श्रेणी क्रम में है। जब एक ही लाइन में हो तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और जब वो चीज श्रेणी क्रम में हो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सब निबट जा रही है, नहीं निबट जा रही? अब तो कुछ नहीं बच रहा है ना, प्रतिरोध 3, ये तो एक, ये सब फाइनल हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो अब टोटल हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब ये को नहीं बचे, ये तो देखो बैटरी का है वोल्ट, पर रेजिस्टेंस तो नहीं बचे ना, तो अब इधर पूरा R लिखा जाएगा। अब श्रेणी क्रम में क्या सूत्र लगता है? R बराबर, बटे में नहीं लगता है श्रेणी क्रम में, समांतर में बटे में लगता है, श्रेणी में बटे में नहीं लगता। R बराबर लगता है R1 प्लस R2, लेकिन R1 प्लस R2 हमेशा नहीं लिखे जाते, यहाँ पर जो लिखते हैं उनमें सूत्र लगाया जाता है, ठीक है? तो R बराबर क्या हो जाएगा?
आर डैश प्लस आर फोर। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया? इन्हीं में तो लगा है आर डैश प्लस आर फोर, किसका मान? आर का। अब आर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अब फाइनल उत्तर आ रहा है, आर को सबको हम जोड़ रहे हैं, तो आर आ रहा है नहीं आर, इसलिए हमने आर लिख दिया। टोटल प्रतिरोध, तो आर बराबर हो गया, आर डैश का मान कितना आया था बेटा? ये 10। देखो तो आर डैश की जगह 10 लिख देते हैं, और आर फोर का मान कितना था बेटा? 15, तो इसकी जगह 15 लिख देते हैं। तो आर बराबर हो गया 15 और 10 25 ओम। कितना हो गया बेटा? 25। ये बताओ दिख रहा है यहाँ तक का? ठीक है, दिख रहा है ना? तो अब ये हो गया आर का मान 25 ओम। मतलब ये टोटल ये वाले भी जोड़ के और ये वाले भी जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के ये टोटल जो हो गया वो हो गया बेटा हमारा 25 ओम। कितना हो गया? 25 ओम। इतना हो गया। अब ये आर का मान निकला है, आर बराबर 25 ओम, जबकि हमें इसका मान चाहिए ही नहीं था। हमें तो चाहिए था 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। विभवांतर ओम के नियम से निकलेगा, उसमें धारा की जरूरत पड़ेगी, और धारा निकालने के लिए इस आर की जरूरत पड़ेगी। अब एक काम करो, आर का मान 25 आ गया बेटा। अब तुम जल्दी से इतना नोट करो, क्योंकि मैं ये मिटा लूंगा तभी अगला आएगा। बहुत जल्दी से नोट करो, इधर का कर लो बेटा, तभी मैं अगले करता हूँ। बहुत जल्दी नोट करो इसे। हो गया बेटा? चलो देखिए, अब मैं इधर का हटा रहा हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हमें इसमें निकालना ही क्या था। ध्यान से देखो, हमारे पास अभी तक जो आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, वो आ चुका है आर का मान, और वो भी कितना आ चुका है? 25 आ गया आर का। कोई दिक्कत नहीं, आर का 25 आ गया है। अब हम करेंगे क्या? पहले हमें निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों धारा आई का मान। किसका निकालना होगा? धारा आई का मान। तो आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं, ओम के नियम में आपने कई बार पढ़ा भी होगा, आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है बेटा? आई बराबर बी बटे आर। क्या होता है? आई बराबर बी बटे आर से हमें लिख देंगे आई बराबर बी बटे आर से। यहाँ आर के बाद लिखना है, क्योंकि हमें निकालना है बेटा आई का मान। तो आर तक तो हो गया ना, तो अब निकालना है आई का मान। तो क्या लिखा? आई बराबर बी बटे आर से। तो बेटा आई तो ऐसे ही रखा, बी का मान। अब तुमको बी का कहाँ से लाए बेटा? ये जो दे रखा है ना, ये बी का मान है, जो वोल्ट में होता है ना, ये किसका मान होता है बेटा? बी का मान होता है। तो बी का मान कितना दे रखा है? 10। तो बी की जगह तो हम लिख देते हैं 10। अब नीचे है आर, आर ये निकाला है 25। आर कितना है बेटा? 25, तो हमें लिख देते हैं 25। अब क्या काम करेंगे? इस 25 से ऊपर 10 के लिए भाग देंगे, तब आई का मान निकलने वाला है बेटा। ठीक है, तो अब ये आर का हटा देते हैं। अब ये 25 से 10 के लिए भाग दो, नहीं दे सकते तो इसे काट करके छोटा कर लो। जैसे देखो मैं बताता हूँ, ऐसे कर करो, या एक काम करो, 25 से डायरेक्ट 10 को दो, बहुत आसान पड़ जाएगा। देखो कैसे करके पड़ेगा। 25 से भाग दिया 10 को, हमेशा नीचे वाले को पहले लिखते हैं, ऊपर वाले को बीच में। अब 25 का पहाड़ा 10 में नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि 25 एकम 25 10 से भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या काम करेंगे? इधर पॉइंट बढ़ा लो, इधर जीरो बढ़ा लो। अब कितने हो गए बीच में? 100 हो गए, नहीं हो गए बेटा? पॉइंट बढ़ा के इधर जीरो बढ़ाए, 100 हो गए, नहीं हो गए? अब ये 25 का पहाड़ा कितने बार पड़े कि 100 आ जाए? तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, 100 में से 100 गए कुछ नहीं, यानी पॉइंट के 4। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? पॉइंट के 4। अगले जीरो लगा सकते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये काय का मान आ गया? आई का। और आई का मान के पीछे क्या लिखा जाता है? एम्पियर। क्या लिखा जाता है बेटा? एम्पियर। तो ये मिल गया हमें आई का मान। आप चाहो तो जीरो लगाओ और ना चाहो तो मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पॉइंट के 4 माने जाते हैं। तो अब ये हमें अभी तक जो मिल पाया है वो बेटा आई का मान मिल पाया है, यानी कि धारा का मान मिल पाया है। ठीक है, ये स्टेप तक पहुंचेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये शॉर्ट नहीं है बेटा। तो अब ये आई का आ गया। अब हमसे जो पूछा गया है उस बात पर आते हैं अपने लोग। हमसे पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों 15 ओम प्रतिरोध। ओम किससे कहते हैं? आर से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं? आर से। ये कह रहे हैं कि अब जो इन्होंने शर्त रखी है बेटा अपने क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं 15 ओम प्रतिरोध की, जो प्रतिरोध किस कहते हैं? आर से लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि आर का मान अब तो 15 मानो, फिर हमें विभवांतर बताओ। आर का मान 15 मान के हमें विभवांतर बताओ। तो अब मुझे बताओ, बी बराबर फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा,
बी बराबर होता है बेटा आई आर ओम के, अरे जी तो होता है बी बराबर आर को इधर ले जाओ, आर को यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो बी इधर हो जाएगा, आई आर इधर, यानी फॉर्मूला क्या होता है बी बराबर आई आर। अब मैं क्या लिखूंगा 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। अब ये लाइन में यहाँ पर लिख के हल करूंगा, क्या लिखूंगा 15 ओम प्रतिरोध के 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर। अब तुम्हें पता है बेटा कि 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर पूछा जा रहा है, तो मुझे बताओ विभवांतर को लिखते किससे बेटा, विभवांतर को लिखते हैं बी से। किससे लिखते हैं बी से। इसका मतलब जब हमसे विभवांतर पूछा गया है तो हमसे पूछा गया है बेटा बी का मान। काय का मान पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, बी का मान। तो बी बराबर जो फॉर्मूला होता है ओम के नियम में सबने पढ़ा है बेटा, बी बराबर फॉर्मूला होता है आई आर। बी बराबर क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, बी बराबर आई आर। और बी का ही मान निकालना है। ये इतना सब कुछ जब निकाला था वो केवल बेटा इसलिए निकाला था इससे आई का मान आ सके हमारा। तो बी तो ऐसे ही रखा, आई का मान कितना है बेटा 0.4 और आर का कितना है, आर का इनमें देखो खुद का है 15 ओम प्रतिरोध, यानी आर का मान तुम्हें 15 मानना है इस बार। तो आर की जगह लिख दिए बेटा 15, तो मल्टीप्लाई करो तो बी बराबर हो गया 15 चौक 60, 15 चौक 60 हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 15 चौक 60। अब एक से पहले पॉइंट है 15 चौक 60, एक अक्षर से पहले पॉइंट है तो एक अक्षर से पहले पॉइंट लगा दो। तो बी का मान में बेटा कितना हो गया, अब पॉइंट के बाद 0 हट जाता है 6 बचेगा। तो बी के मान के पीछे क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। तो इसका मतलब बी का मान हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6 वोल्ट। ये आंसर आपका फाइनल उत्तर होगा। बताओ बच्चों समझ में आए, नोट करो फिर बात करते हैं इसके विषय में जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों इतने जी प्रश्न थे, हो गया समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों इतने जो प्रश्न थे वो थे आपके इस पूरे विज्ञान के फिजिक्स के भाग में, वो मैंने आपको यहाँ करा दिए। पूरा पेपर आपने अभी कुछ देर पहले इस वीडियो में देख ही लिया है। तो बच्चों इसी प्रकार ये विज्ञान का पहला सेट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सभी बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। बेटा एक बात याद रखना, यदि आप मेरे कहने से 1 महीने तक जम के आपने मेहनत कर ली ना और जितने सेट मैं कर रहा हूँ सभी प्रश्न आपने कर लिए, तो वादा करता हूँ मैं इतनी ज़बरदस्त परसेंटेज आएगी कि आपके गांव में किसी की नहीं आई होगी आज तक, है ना। और समझ में ना आए तो आप कमेंट करते रहिए और लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेटा कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट बढ़िया से मॉडल पेपर या फिर हम कह सकते हैं पेपर सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।